हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आई होप कि आप सब तैयारी में लगे हुए हैं और एक दिन की नींद को भी शायद हमने त्याग किया है। कोई बात नहीं गाइस, मैं भी आप सबके साथ हूँ। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बढ़िया तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कल की तरह पेपर हमारा जो है वो होने जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू में वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आई हूँ जिनको अभी तक शायद हमने डिस्कस नहीं किया है। और इस पेपर के हिसाब से गाइस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज, और प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर था, एक ही पेपर हुआ है नए सिलेबस के बाद में, उसको भी मैंने पूरा ध्यान में रखा है। ठीक है, कई क्वेश्चंस पिछले कल जो है प्रीवियस ईयर वाले भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उनको इग्नोर मत करिएगा गाइस। और आपकी तैयारी पे भरोसा रखते हुए मैंने उन चीजों को नहीं डाला है जो ऑलरेडी हम लोग पेपर वन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और आई एम श्योर कि हम सबकी हालत, आप सबकी स्पेशली हालत कुछ ऐसी ही है कि और स्टडी नहीं करनी है और नहीं पढ़ना है। बट विश्वास दिलाती हूँ कि बस आज की ही बात है और खुशी खुशी स्टडी करिए। और बढ़िया तैयारी हमारी होने वाली है। और उसके बाद फिर हमारे पास निपमन ने बढ़िया 7 दिन का गैप दिया है और आराम आराम से तैयारी भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे, है ना। और एक दिन तो खूब सोना है बढ़िया तरीके से। तो बिल्कुल खुश हो जाइए, अब इस चेहरे को बंद करिए रोना और खुश होकर के। और चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, और एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनका आप अभी तक ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी उन क्वेश्चंस को लेकर के। मैंने कोशिश किया उनको सबको इसमें डालने का गाइस। ठीक है, और अगर आप ये 2 सेशंस भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से पेपर को जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे गाइस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू जैसे कि पूरे पेपर को ही मैंने यहाँ करा है, यूनिट वाइज कुछ नहीं लिया है गाइस, क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा डिटेल में ना करके चीजों को सिर्फ आपको कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप उनको नोट्स के रूप में या जैसा भी आप उसको बार बार सुन करके जैसे भी लर्न कर सकते हैं वो लर्न कीजिएगा। ठीक है, और पेपर में परफॉर्म, क्योंकि आज ही हमें पेपर देना है, तो बस सुना हुआ है जो है ना आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो फोन हमारे पास है, जाते जाते भी आप जो है सुनते रहेंगे तो आप जो है पेपर में आपको याद रखने में बहुत आसानी होने वाली है। और बस शाम के 5 बजे के बाद तो हमारा ही है, खूब एंजॉय करना है ना, खूब जवा के सोना है, खुश होना है। और अगले पेपर के लिए पूरा निपमेट ने आपको समय दिया है। ठीक है, तो यही 2 पेपर हमारे लिए चैलेंज थे, तो निपमेट को दिखा देना है कि हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों ही पेपर को, चाहे आपने हमें रात को सोने का समय नहीं दिया है, फिर भी हम दोनों ही पेपर को बहुत अच्छा करने वाले हैं। इसी विश्वास के साथ गाइस आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रहेगा गाइस वो पार्ट रहेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, मेनली जिसमें हम लोग 5 और 10 नंबर वाले क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरे ख्याल से पूरे पेपर को मैं जहां जहां देख रही हूँ मुझे अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत बार दिखाई दे रहा है, तो मैंने सबसे पहले उसी को ही लेने का प्रयास किया है। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है गाइस, और इसका एक फुल सेशन भी जो है चैनल पर प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप उसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, और मोस्टली चीजें मैंने यहाँ पे इस सेशन में इसको इससे टॉपिक से रिलेटेड कवर किया है। और इसी टॉपिक पे आप 2 या 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र आपको उसको पहचान करनी है। शीघ्र पहचान करेंगे तभी आप उसको, रेफर का मतलब होता है भेज पाएंगे, है ना। कहाँ भेज पाएंगे? जहां जहां उसको जाने की आवश्यकता है, जिस जिस तरह की उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम उसको उस तरह से सपोर्ट जो है वो कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मीनिंग क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन का। उसमें हमने इंटरवेंशन डिस्कस करा था, यहाँ हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन दैट इज रिलेटेड टू स्क्रीनिंग। हमने होल पॉपुलेशन में से शक के आधार पर लोगों को, बच्चों को जो है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं हो। अब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, शीघ्र जो है वो पहचान करें ताकि जो है विकलांगता के प्रभाव को होने से रोका जा सके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है एक्चुअल में? ये प्रारंभिक वर्षों में किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल वेरिएशंस इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को ध्यान में रखना है। हम यहाँ पे 6 इयर्स तक की बात जो है वो मेनली कर रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, यहाँ पे हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली में एक सीक्वेंस है।
स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग करने के बाद में अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, ताकि पता चले कि अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखिएगा गाइस। एक डिले डेवलपमेंट का भी वीडियो चैनल पर है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। उसमें मैंने एक सीरीज दे रखी है कि क्या क्या प्रोसेस क्या होती है स्क्रीनिंग की। उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन का स्टेज पता चलेगी कि आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे आता है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रीनिंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और फिर आता है अर्ली इंटरवेंशन। तो वो यही कह रहा है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन यदि आप समय पे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्ली इंटरवेंशन की आवश्यकता है भी कि नहीं है, और अगर है तो फिर इसको कहाँ कहाँ भेजने की जरूरत है। क्या इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत है, क्या स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, पेडिट्रिशियन की जरूरत है, किसकी आवश्यकता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी or any related developmental delay can make a huge and positive difference in the life of children and their families। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। किसमें? ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस ला सकता है वो फैमिली जिनके बच्चे जो हैं डिले डेवलपमेंट के हैं। यदि शीघ्र पहचान कर ली जाएगी, यदि हम इसको टालते चले जाएंगे कि नहीं हो जाएगा, कल हो जाएगा, चल पड़ेगा, धीरे धीरे बैठ लेगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, थोड़ा लेट होता है। अगर हम इसको जितना ज्यादा इग्नोर करते चले जाएंगे, ठीक है, रेंज तक की बात तो समझ में आती है कि थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन जब वो रेंज खत्म हो जाती है और डिफरेंस क्लियरली दिखाई देने और फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वो आगे जाके डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर वो जो है फैमिली के लिए जो है वो एक बहुत ही, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हर एक मेंबर, इवन बच्चे के लिए जो है वो एक लोड बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन यदि हम करते हैं तो लर्निंग डिफिकल्टीज हमें जल्दी पता चलेंगी डिले डेवलपमेंट की, और ये जो है एक पॉजिटिव डिफरेंस लाएगा फैमिली के लिए और बच्चे के लिए भी। ठीक है, ताकि चीज का प्रभाव जो है उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं, रिस्क में होगा, हम उसको कवर अप जो है वो कर पाएंगे। क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है 6 इयर्स तक की, वो हमारा जो है वो डेवलपमेंट जो है यहाँ पे बहुत स्पीड में हो रहा होता है, तो चीजें बड़ी जल्दी कवर अप जो है वो होती है। एक हम एनवायरनमेंट की तरफ से स्टिमुलेशन देते हैं, विकास का, डेवलपमेंट का, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे का नेचुरली भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जब दोनों चीजें कॉम्बिनेशन हो जाती हैं तो जो है रिस्क से बाहर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप इग्नोर करते जाइए और ये जो पीरियड है अर्ली इंटरवेंशन का निकल गया 6 साल तक का, तो फिर जो है जो नेचुरल डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो स्लो होती चली जाएगी। अब आप एनवायरनमेंट के थ्रू से जितना भी लगा लिए उसका उतना इफेक्ट जो है वो नहीं होने वाला है। तो ये मुख्य भूमिका है आपकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो कि लीड करती है अर्ली इंटरवेंशन को। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ उसे आप सुनिए, समझिए, याद रख पा रहे हो तो लिखिए, अदरवाइज लिखिए जैसे आपको दिल करता है। ठीक है, अर्ली आइडेंटिटी ये चीज आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मदद करेगी। बहुत सारे को लगता है कि ये स्क्रीन पे तो इतना ही लिखा है, तो आपको इसको रट्टा मार के छापना नहीं है वहां जाकर के। आपको जो मैं समझा रही हूँ उसको अपने एग्जाम्पल्स, ये तो सिर्फ टर्म्स है, ये तो सिर्फ कंसेप्ट है थियोरेटिकल आपके सामने है। ठीक है, जो मैंने आपको टेक्नोलॉजी की मदद से आपके सामने रख दिया, आपको ढूंढने की किताबों में जरूरत नहीं। लेकिन ये इतना लिखने से पेपर में नंबर नहीं आने वाले। पेपर में नंबर आएंगे जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको ऐड करके जब आप अपने अनुभव, अपनी एक्सप्लेनेशन जब लिख के उसको ऐसे टाइप बनाएंगे तब मार्क्स आएंगे बच्चे। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, जिसके लिए चाहे बार बार सुनिए, चाहे नोट करिए, चाहे जो आपको समझ में आए वैसा करिए। तो उसके बाद है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज द सोशल बिहेवियर एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। तो यही कह रहे हैं कि उसको प्रभाव को कम करता है, मिनिमाइज कर देता है, और अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आगे मूव करते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन वाई, क्या जरूरत है इतना सब हम जो बोल रहे हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा तो अर्ली इंटरवेंशन होगा और रिस्क से बच्चा बाहर आ जाएगा। क्यों? एवरी चाइल्ड इज यूनिक, वो कहता है हर बच्चा यूनिक है। ठीक है, चिल्ड्रन प्रोग्रेस रैपिडली इन देयर अर्ली ईयर्स, अर्ली इन ईयर्स में उसकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इंडिविजुअल चिल्ड्रन हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, देयर डेवलपमेंटल प्रोग्रेस अकर्स इन सर्टेन सीक्वेंसेस, बट द पेस ऑफ डेवलपमेंट मे वेरी। ठीक है, सबके डेवलपमेंट का इस समय पे जो है वो एक सीक्वेंस में होता है विकास का। आपको हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी मैंने आपको बहुत अच्छे से 2-3 वीडियोस हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो वो आपका फोर्थ पेपर में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में काम आने वाला है। ठीक है, और हमारे पास टाइम भी होगा तो हम उसमें और भी एफर्ट्स उसमें लगाएंगे। ठीक है, वो यही कह रहा है कि सबका डेवलपमेंट का जो है वो एक सीक्वेंस होता है, और वो डेवलपमेंट का पेज, पेज का मतलब होता है कि स्पीड, है ना, किस गति से विकास हो रहा है, वो भी सब बच्चे का अलग अलग होता है।
ठीक है। तो क्योंकि हर बच्चा जो है यूनिक होता है, इसीलिए आपको जो है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस को पहचान करके जो है अब हमें पहचानना है कि क्या इसको फर्दर अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं जरूरत है। क्योंकि स्क्रीनिंग करके जब आप 10 बच्चे लेकर के आ रहे हैं पॉपुलेशन में से, तो जरूरी नहीं है सबको ही प्रॉब्लम निकले। कुछ लोगों को तो शायद इमीडिएट ऐसा प्रॉब्लम होगी जो कि थोड़े टाइम बाद पता चला कि ठीक हो गई, है ना। और कुछ हो सकता है डिसेबिलिटी को लीड करे, तो ये पहचानना हमारे को जो है वो जरूरी है। इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, स्क्रीनिंग नहीं होगी तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो अर्ली इंटरवेंशन नहीं हो पाएगा। पर्पस क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन का? द पर्पस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करना कि विच चिल्ड्रन हैव डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज दैट मे बिकम ऑब्स्टेकल टू देयर लर्निंग और मे प्लेस द चिल्ड्रन एट रिस्क। वो कह रहे हैं कि अब एक लाइन में इसका आंसर आपको मिल रहा है कि उद्देश्य क्या है, क्यों करने की जरूरत है। पहला कारण, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, सबके डेवलपमेंट का सीक्वेंस तो सेम होता है, लेकिन सबके डेवलपमेंट का पेस, गति जो है वो अलग अलग होती है। सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेस अलग होती है ना। हेरिडिट्रिकल अलग होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस अलग होते हैं। अब उद्देश्य क्या हो गया अर्ली इंटरवेंशन का, सॉरी अर्ली आइडेंटिफिकेशन का, ताकि हम ये निर्धारित कर सकें कि जो बच्चे में डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज हैं या नहीं है, ठीक है। और यदि है तो वो क्या कहीं उसके लर्निंग में, आगे उसके सीखने में बाधक तो नहीं होने वाली है, कहीं बच्चा खतरे में तो नहीं है। तो ये चीजें तभी होंगी जब आप शीघ्र पहचान जो है वो करेंगे, आगे मूव करेंगे। और यदि खतरे में है, ऑब्स्टेकल बन सकती है, तो फटाफट अर्ली इंटरवेंशन करिए और बच्चे को उस खतरे से बाहर निकालिए। समझ में आ रही बात की? और अगर खतरे में पड़ ही गया है, डायग्नोस हो गया है कि डिसेबिलिटी डायग्नोस हो गया, तब भी हमको हिम्मत नहीं आनी है, फिर हम उसको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज करेंगे, ताकि वो बच्चा किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है, ताकि वो अपनी लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो सरवाइव कर सके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कनेक्शन है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो लर्निंग जो है कि जो डिफिकल्टीज है उनको हम समझ पाएंगे और बच्चे को सपोर्ट कर पाएंगे, ताकि ऑप्टिमल डेवलपमेंट और लर्निंग जो है वो उसकी इंश्योर हो सके, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटेट द यूज ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पॉजिटिव अर्ली एक्सपीरियंसेस फॉर चिल्ड्रन एट रिस्क फॉर एकेडमिक डिफिकल्टीज। तो ये किन के लिए करता है? जो बच्चे एकेडमिक डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह की उनको सीखने में कोई भी बाधा आ रही है, तो उनको हम पहचान करके उनको इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज के द्वारा, ठीक है, और हस्तक्षेप रणनीतियां जिसे हम लोग बोलते हैं, इनके द्वारा हम उनको सुविधा देने का प्रदान करते हैं, ताकि उसकी जो लर्निंग की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सके और बच्चे का जो है डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर वे में हो सके और उसको इन फ्यूचर किसी तरह की लर्निंग में प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ठीक है। आगे मूव करते हैं गाइस। अर्ली सिम्टम्स, ये पूरा टॉपिक है आपके, इसमें अर्ली एज इट इज टॉपिक आने के चांसेस है गाइस। अर्ली सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो सिम्टम्स क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं गाइस? तो हम सब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में भी बताया था कि मेंटल और फिजिकल दोनों ही प्रकार की हो सकती है, क्रॉनिक कंडीशंस होती है गाइस, जो कि डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान यानी 0 to 18 ईयर्स या बिफोर अडल्टहुड जो है वो प्रकट होती है, ठीक है। जिसमें क्या क्या चीजें स्पेशली अफेक्ट करती हैं बच्चे की डेली लाइफ, लैंग्वेज, मोबिलिटी, लर्निंग, सेल्फ हेल्प स्किल और इंडिपेंडेंट लिविंग, ये सारी चीजें जो है बच्चे की डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के यदि लक्षण है तो प्रभावित होंगी, ठीक है। अब कौन कौन सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ये तो आपके तीनों सिलेबस के ही पार्ट हैं, एडीडी, आईडी और एएसडी। इसके बाद सीपी है, डाउन सिंड्रोम है और सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी इंपेयरमेंट में गाइस एचआई और वीआई और डेफ ब्लाइंड, ये तीनों चीजें सेंसरी इंपेयरमेंट के रूप में आपसे पूछ लेता है, तो कभी कंफ्यूज नहीं, ये सारी डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान प्रकट होने वाली डिसेबिलिटीज हैं, इसलिए हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज कहते हैं। इसी के साथ आपका रिवीजन भी चल रहा है गाइस। तो आगे मूव करते हैं, तो अर्ली सिम्टम्स क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को कैसे आप पहचान करोगे? तो यदि दो सिम्टम्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में वेरी डिपेंडिंग ऑन टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसेबिलिटी। अब ये सिम्टम्स वेरी करते हैं कि माइल्ड लेवल की डिसेबिलिटी है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। तो लेकिन कुछ कॉमन साइन आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ, जैसे कि बच्चे को लगभग डिले होती है, उनकी स्पीच डिले होते हैं, माइलस्टोन्स, माइलस्टोन कौन कौन से, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मोटर डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ये सारे माइलस्टोन जो है वो उनके स्लो होते हैं, बहुत
देरी से उनको जो चीज 2 साल में करनी है वो 3 में करेंगे, जो चीज 1 साल में चीज को करनी है वो 1.5 या 2 साल में, और तो ऐसे लेट होती हैं चीजें। पुअर आई कांटेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना, कई तरह की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, मोटर प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। तो सारे जो हैं वो कुछ सिम्टम्स हैं किसके, अर्ली सिम्टम्स जिसको आप लोग बोलते हैं। फिर तो आगे जितनी भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हमने यहाँ डिस्कस करी हैं, इनके अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनको आपने, आई एम श्योर कि आपने ये सारी की सारी पढ़ रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक एक डिसेबिलिटी के ऊपर का सेशन नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आपको पता है सारों के करेक्टरिस्टिक्स जो है, और अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, पेपर 2 बजे है हमारा। ठीक है, अननेसेसरी सेंटर पे जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जाकर के अपना टाइम पे पहुंचिए, समय के से अपना आधा घंटा जो आपको टाइम दिया गया उस पर पहुंचे। उससे पहले अपना हर एक एक मिनट अपना टाइम जो है वो अपनी प्रिपरेशन में लगाइए, और देखिए कहाँ वीक पड़ रही हैं चीजें। एक एक पॉइंट आपको जाके पेपर में मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये अर्ली सिम्टम्स आपको मैंने बताए। अर्ली सिम्टम ना भी याद रहे, जितनी डिसेबिलिटी के आपने करेक्टरिस्टिक्स और ये सब पढ़े, ये सारे कॉमन सिम्टम्स जो आपको दिख रहे हैं वो सारे अर्ली सिम्टम्स में आ जाएंगे। आगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन वो विल डू। अब क्वेश्चन आता है, इतना सारा सब ड्रामा हम पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमने अभी पढ़ी है, तो ये करेगा कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी आपकी किसकी, है ना? तो भाई हम सब स्पेशल एजुकेटर है, मैं हूँ आप हो, हम सब स्पेशल एजुकेटर की समाज में भूमिका निभा रहे हैं या निभाना सीख रहे हैं। तो हमारी तो है ही है, उसके साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, टीचर एंड अदर केयर गिवर्स ऑल्सो, है ना, और परिवार के हर फैमिली मेंबर के। देयर इज एन इंक्रीज एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल स्कूल स्टाफ to identify a child who is struggling and put the support in place। तो चाहे वो स्कूल का कोई मेंबर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो आया हो, चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, प्रिंसिपल हो, केयर गिवर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक कर्मचारी की स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि बच्चा स्ट्रगल कर रहा है किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन डिले डेवलपमेंट में उनको नजर आ रहा है, लेकिन शायद किसी और को ना आया हो, उन्होंने इस चीज को फेस किया है कि ये बच्चा यहाँ प्रॉब्लम आ रही, तो वो जो है उसको जो है वो इमीडिएट जो है वो कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म करे कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। इग्नोर ना करे कि ऐसा होता है, मुझे इससे क्या लेना देना है एंड ऑल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सब मिलकर के कोलेबरेटिव वे में हम लोग करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, पेरेंट्स को कभी बर्डन लगेगा ही नहीं। वो डिसेबल बच्चा सिर्फ पेरेंट का ही बच्चा ना होकर के जब सोसाइटी उसको अपना बच्चा मान लेगी ना, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा तो डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जानी है। ये बहुत बड़ी चीज है गाइस, जिसको मैंने एक लाइन में कह दिया है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। ठीक है, तो हमें एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी मेंबर, हमें पेरेंट्स का, खासतौर से उन पेरेंट्स का दर्द समझने का प्रयास करना चाहिए जिनके घर में डिसेबल बच्चा है। और हम एज ए स्पेशल एजुकेटर जब डील करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गाइस आप सब समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, thus is it is important that they have the skills and knowledge they need to be able to do। तो उनको सब वो स्किल्स और नॉलेज उनकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यदि उसमें कोई डाउट लगता है तो आप जो है वो कंसर्न पर्सन को इन्फॉर्म करें। आगे मूव करते हैं गाइस। अब कौन कौन सी सर्विसेज, यदि हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, अब लोगों ने भी हमको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस स्क्रीनिंग और असेसमेंट की इनको जरूरत पड़ेगी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, मेडिकल, नर्सिंग और न्यूट्रिशन सर्विसेज, हियरिंग, ऑडियोलॉजी और विजन की सर्विसेज। तो ये गाइस ये सारी सर्विस है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर मैंने आपको जब डिस्कस किया था कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं उनमें एक अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये सारे जो हैं लोग वहाँ मौजूद हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स की वहाँ ड्यूटी बनती है। तो ये सब में जो है वो सबकी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस में। ठीक है, पीरियड्स दिया गया है 5 इयर्स तक के जो पीरियड है। तो ये सारी चीजें जो आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा गाइस, टाइम कम है, सेशन ऑलरेडी लेट है, आप तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के पास समय होगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा गाइस। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अब क्या जरूरत है, एडवांटेज हमने पढ़ा ना, तो लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एडवांटेज, ये एडवांटेज भी गाइस 5 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस है। पूरा एक टॉपिक आपके इसमें यूनिट में दे रखा है, फर्स्ट यूनिट में। तो पहली चीज तो क्या है, क्या फायदा होगा अर्ली पहचान करने की और हस्तक्षेप करने की। पहचान होगी तो हस्तक्षेप का पता चल जाएगा कि भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, तो बच्चों के विकास में, सामाजिक और शैक्षणिक लाभ में सुधार करने के लिए जो है
है ना। बच्चे की चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, सोशल एंड एजुकेशनल गेन में हेल्प करता है यदि जल्दी पहचान हो जाएगी तो, है ना। रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन दैट फैमिली में एक्सपीरियंस, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि ये सारी चीजें पेरेंट्स अकेले में फील करते हैं कि तो हमारी प्रॉब्लम है, इनको लोग हंसेंगे, लोग ये करेंगे, लेकिन जब इसको सोसाइटी अपनी समस्या समझ लेगी तो उनका बर्डन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। और चीख हस्तक्षेप कर लेंगे तो उनका बर्डन वैसे ही कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो डिसेबिलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होगी जाकर के। हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ग्रो अप टू बिकम प्रोडक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, ताकि हम बच्चों को हेल्प करें ताकि वो सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, ना कि बर्डन बन पाए उनके लिए। रिड्यूस द फ्यूचर कॉस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, हमें मालूम है एजुकेशन ही आज की जिंदगी में इतनी कॉस्टली हो सके है। और जब बात स्पेशल एजुकेशन की करें, इतनी सारी सर्विसेज की मैंने आपको बात करी है, हर सर्विस का कॉस्ट लगता है, हर सर्विस के पैसे लगते हैं। तो जब अगर हमने इसकी चांसेस ही कम कर दिए हैं तो डिसेबिलिटी में ही नहीं कन्वर्ट होगी तो स्पेशल एजुकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो फ्यूचर कॉस्ट है, रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज है, हेल्थ केयर नीड्स है, वो सारी जो है वो मिनिमाइज हम लोग जो है वो कर पाएंगे। तो ये है बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन। आगे मूव करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये पूरा टॉपिक है ऐसे टाइप क्वेश्चन आने का, ये शॉर्ट क्वेश्चन का जरूर आएगा, ध्यान से पढ़िएगा इसे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पूरे पेपर में मुझे कई जगह अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दिखाई दिया, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले और थोड़ा डिटेल में लेने का प्रयास किया। आप इससे चाहे तो ऐसे टाइप क्वेश्चन एज इट इज बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हमने डिस्कस करी थी, है ना। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न इन स्पेसिफिक एरिया, चाहे रीडिंग को कर रही है, राइटिंग को, मैथ्स को, लैंग्वेज को, तो वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बन जाएगी। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए अम्ब्रेला टर्म, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी उसके अंदर आ रही है, ठीक है। चाहे वो डिसलेक्सिया हो, डिसग्राफिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिस्पेजिया हो, ठीक है। तो ये आपने ऑफकोर्स आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, और इनको नहीं पढ़ा है तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको लर्न करने की आवश्यकता है। तो ये आपको मैंने एक चार्ट भी दे दिया गाइस, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी का। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलिया जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं गाइस देखा है तो इससे भी उनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स में, डिसग्राफिया जो है वो राइटिंग डिसऑर्डर है, डिस्फ्रेक्सिया सेंसरी इंटीग्रेशन का जो है वो डिसऑर्डर है, यानी प्रॉब्लम्स किसमें होती है, मोटर कोऑर्डिनेशन करने में, है ना, गामक शक्तियों में, क्षमताओं में जो है वो प्रॉब्लम होती है। आई एंड कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम भी आप कह सकते हो, उसे डिस्फ्रेक्सिया बोलते हैं। ये तीन तो हम लोग बड़े अच्छे से याद कर रहे हैं, डिसलेक्सिया, रीडिंग, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से सीधे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राफिया ग्राफ बनाना, तो राइटिंग, लेकिन ये थोड़े से भूल जाते हैं। तो डिस्फ्रेक्सिया जो है वो मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेंसरी ऑडिटरी प्रोसेस डिसऑर्डर, ये भी आपकी लर्निंग प्रॉब्लम है, जिसमें लैंग्वेज रिलेटेड टास्क में दिक्कत होती है। नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, ट्रबल होती है नॉन वर्बल क्यूज में गाइस, ठीक है। और बॉडी लैंग्वेज पुअर कोऑर्डिनेशन होती है। तो ये थोड़ी सी ये आपकी जो है, जैसे अब जिनमें सीपी के बच्चे में जिस तरह की प्रॉब्लम जो है वो, तो ये नॉन वर्बल यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड, नॉन वर्बल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज पुअर कोऑर्डिनेशन, क्लमसी जो है, ये सारी चीजें जो है वो, क्लमसी होता है बेढंगा, है ना, ठीक प्रकार से ना होना। विजुअल परसेप्शन, विजुअल मोटर डेफिसिट, है ना। रिवर्स लैटर करना, मतलब देखने में, विजुअल करने में, देख करके जब हम तो परसीव नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उल्टा एम को डब्ल्यू, है ना, इस तरह से लेटर्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये जो है रिवर्स लेटर कॉपी नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, समझ नहीं पाता है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसे अफेजिया कहते हैं, है ना, या डिस्फेजिया, एक डिस्फ्रैक्सिया है और एक डिस्फेजिया, इन दोनों में अंतर करना सीखेगा। बाकी ये तीनों तो आपको पता ही है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था लर्निंग डिसेबिलिटीज का, इससे ज्यादा डिटेल में गाइस मैं इस सेशन में नहीं डाल पाई, क्योंकि ये तो पूरा सेशन ही 1 घंटे का है गाइस, ठीक है। आगे मूव करते हैं, ये भी आपके टॉपिक है यूनिट नंबर 5 में, है ना, डिफिकल्टीज इन रीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये रीडिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट पार्ट में भी मैंने डिस्कस करा इसलिए मैं इनको स्किप कर रही हूँ। ये लिखने की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक टॉपिक है गाइस, 2-2 नंबर में भी आने के इनके चांसेस हैं, और 5 में तो एक ना एक इसमें से जरूर आएगा, तीनों में से एक आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो मैथ्स में इस तरह के ये कॉमन है, आप लोगों ने ग्लैड अगर किया है, आपने डीटीआरडी, डीटीएलडी अगर असेसमेंट टूल्स आपने किए हैं, क्योंकि आपका 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 जो है वो असेसमेंट आपका आईईपी था, तो ये सारे आपने जो है वो प्रैक्टिकली भी किए होंगे और आपको ये बहुत अच्छे से पता भी होंगे गाइस। तो इनको मैं इसलिए स्किप कर रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक को। फिर लर्निंग स्टाइल्स, ये भी हमने कल डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबका जो है वो चीजों को परसीव करने का, ऑब्जर्व करने का,
किस वे में चीजों को सीखते हैं, उन सबका जो है हमारा सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, उसी को लर्निंग स्टाइल बोलते हैं, है ना। हम सबको पता होना चाहिए कि मेरा लर्निंग स्टाइल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरा लर्निंग स्टाइल जो है वो काइनेस्थेटिक है ना। मैं सुन करके देख करके, जब तक मैं चीजों को लिखती नहीं हूँ, एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ, तो मुझे उनका लॉजिकल सीक्वेंस नहीं समझ में आता, और मैं तब तक चीजों को समझ नहीं पाती हूँ, सीख नहीं पाती हूँ। तो ऑफकोर्स आप सबको पता होना चाहिए कि क्या आप विजुअल लर्नर हो, ऑडिटरी हो, काइनेस्थेटिक हो, या टेक्टाइल हो। तो ये क्या होते हैं? ये 8 प्रकार आपको दे रखे हैं लर्निंग स्टाइल के, तो पहचानिए आप किस तरह के लर्नर हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा गाइस, किस तरह के विजुअल वाले जो कि पिक्चर्स, डायग्राम, इमेजेस, इन सबको देख करके ज्यादा होते हैं। वर्बल वाले जो है वो ज्यादातर वर्ड्स को स्पीच के द्वारा जो है वो ओरली चीजों को करने में ज्यादा होते हैं। ठीक है, सोशल वाले जो है ज्यादातर ग्रुप में रह करके चीजों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है कि अकेले रह करके, कॉम्बिनेशन इन दोनों में से किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन। फिजिकल और काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जब हम हाथों को, सेंसेस को यूज करके, डिफरेंट सेंसेस का यूज करके जब चीजों को सीखने और समझने का प्रयास करते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग, है ना। म्यूजिक के माध्यम से, जब साउंड म्यूजिक के माध्यम से हम किसी चीज को सीखते हैं। और लॉजिकल और मैथमेटिकल, जब हम लॉजिक, रीजनिंग और सीक्वेंशियल रूप में जब चीजों को सीखते हैं बेहतर तरीके से। तो ये सारे जो है लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ऑफकोर्स हमने कल भी किया था और आप लोग भी इसको आपने पढ़ा होगा। ये क्विक सा रिवीजन है। नाउ एक इंपॉर्टेंट सी चीज गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको हमने पहले कभी नहीं डिस्कस करा है। प्रिवलेंस रेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता की व्यापकता क्या है, किस मात्रा में जो है विकलांगता जो है वो पाई जाती है। तो प्रिविलेंस एक में तो नहीं, 2 नंबर में आने का चांसेस है, या 5 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो प्रिविलेंस क्या हो सकता है गाइस? प्रिविलेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पॉपुलेशन फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय अ मेडिकल कंडीशन, यानी एक विशेष आबादी का अनुपात, एक ऐसा अनुपात जो कि एक चिकित्सक की स्थिति, चाहे वो आईडी हो, एलडी हो, डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, किसी मेंटल इलनेस हो, किसी भी तरह की, ठीक है, वो उसका प्रभाव कितना है, यानी होल पॉपुलेशन के अंदर उस पर्टिकुलर कंडीशन का प्रभाव कितना है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे रखा है कि यदि ज्यादा कॉमन है तो प्रेवलेंस रेट हाई होगा, यानी हमें ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं इस तरह के, कि ये सब तो हर तीसरे चौथे बंदे को ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जैसे कोरोना था तो बहुत एकदम से आया तो बहुत कॉमन हो गया, तो उसका प्रेवलेंस रेट भी जो ज्यादा ज्यादा मात्रा में पाया गया। जब लेस कॉमन है, बहुत कम इस तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसका प्रेवलेंस रेट जो है वो लोअर होगा। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो इंसिडेंस और प्रेवलेंस, इसी के साथ में एक और वर्ड आता है इंसिडेंस, और एक आता है प्रेवलेंस। ठीक है, तो इंसिडेंस होता है यानी कि एक पर्टिकुलर, एक साल के अंदर नए केसेस उस डिसेबिलिटी में कितने आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईडी की बात करूं तो 2000 22 में हम ये देखें कि गाइस एक एपिस्टिमोलॉजी, सॉरी मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, एक पर्टिकुलर साइंस है जो इसका जो है वो अध्ययन भी करती है, इंसिडेंस और प्रिवेलेंस का। आप एक बार इसको चेक करिएगा गाइस, मुझे अभी एकदम से दिमाग से वो हो रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि जो है पर्टिकुलर जो मेडिकल कंडीशंस है उनका इंसिडेंस और प्रिविलेंस रेट है। तो इंसिडेंस प्रिविलेंस जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है, इंसिडेंस उसी के अंदर ही आएगा। प्रिविलेंस मतलब अभी तक टोटल कितना मात्रा में वो पाया जाता है, नए और पुराने दोनों ही तरह के केसेस। और इंसिडेंस का मतलब होता है इस साल नए केसेस उस डिसेबिलिटी में कितने ऐड हुए। ठीक है, उसी का ही डिफरेंस आपके सामने दिया गया है। प्रिवलेंस रेट जो है वो परसेंटेज में दिया जाता है, जबकि इंसिडेंस रेट जो है वो किस में दिया जाता है, रेट में जनरली दिया जाता है कि इतना रेट है, दर है। ठीक है, तो इंसिडेंस मतलब न्यू अकरेंस केसेस, और प्रिवलेंस मतलब कि टोटल केसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टोटल केसेस कितने हैं सर्टेन पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये तीन आपकी आईडीडी, आपकी जो है कोर्स है, जो तीन डिसेबिलिटी का मैंने यहाँ पे प्रिवलेंस रेट दिया है। जैसे कि आईडी 2 से 3% है, ऑटिज्म, ठीक है, 36 चिल्ड्रन में से किसी एक बच्चे को ऑटिज्म, और ज्यादातर जो है वो लड़कों में जो है वो ज्यादा पाया जाता है। 3 साल तक की एज के बाद में भी जो है ये प्रॉब्लम के सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और एसएलडी जो है वो 5 से 15% लगभग जो है वो स्कूल एज के चिल्ड्रन में देखने के लिए मिलती है। तो ये इनका प्रेवलेंस रेट है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस कल भी डिस्कस करा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, शायद लास्ट ईयर आया भी है आपका। तो अब अभी हम थ्योरी नहीं लगा सकते हैं कल के पेपर के बाद कि लास्ट ईयर आया तो इस साल नहीं आएगा। लास्ट ईयर आया है तो रिपीट हो सकता है, क्योंकि कल बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो
गार्डनर ने क्या क्लेम किया है कि ह्यूमन बीइंग हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, एक तत्व नहीं है, बुद्धि के बहुत सारे तत्व है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कैन बी नर्चर्ड और स्ट्रेंथन और इग्नोर और वीकेंड। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, हमको उसको पहचानना होगा। सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि बच्चा पढ़ लिख करके ही सक्सेसफुल होगा। ये इसके पीछे एक तथ्य था। थ्री इडियट पिक्चर को आप याद करिएगा, हम सब ने देखी है उस पिक्चर को। वो इसी कंसेप्ट पे ही बने हुए थे कि हमें बच्चे की एबिलिटी को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो पहचानना है कि उसकी ताकत क्या है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा जाकर के जो है एकेडमिकली ही स्ट्रांग हो। अगर कोई बच्चा म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, योगा में, किसी और एक्टिविटी में अगर बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में, तो हम वो भी उसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है। तो हमें उस चीज को पहचान करके उसको नर्चर भी करना है, उसको पोषित भी करना है और उसको और स्ट्रांग करना है। उसको वैसा एनवायरनमेंट देना है कि वो उसी फील्ड में ही सक्सेसफुल जो है वो हो। तो इस कंसेप्ट को लेते हुए आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं। सीटेट एस्टेट की तैयारी करने वाले बच्चों को तो टिप्स पे होंगे गाइस। ठीक है, लैंग्वेज है, मैथमेटिकल है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, विजुअल स्पैटियल जो स्थानीय, स्पैटियल का मतलब होता है स्थानीय, है ना। और बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात कर रहे हैं, मूवमेंट से रिलेटेड है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और इंटरापर्सनल इंटरपर्सनल यानी खुद से, अपने आप से, इंटरपर्सनल यानी एक दूसरे के साथ में। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है जो प्लांट्स, एनिमल और इनसे रिलेटेड होती है। और एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस है जहाँ पे एक्सपीरियंस और इन सब की बात जो है वो की जाती है। ये टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबका हॉट टॉपिक आज का, जिसको मैं कह सकती हूँ और लास्ट टॉपिक है आई थिंक गाइस आपका ये, इस सेशन का, है ना, और इस पेपर का आज के लिए। तो सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म। तो बहुत बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि मैम इसके बारे में बताइए, फोन करके पूछा जा रहा था। तो इसको मैंने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है गाइस, इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक लास्ट ईयर आया भी है आपका शायद ये। ठीक है, तो सेंसरी प्रोसेसिंग रेफर्स टू हाउ द नर्वस सिस्टम रिसीव्स एंड interpreted message through the various senses and turns them into the motor and behavioral responses। यानी कि जो हमारा सेंसरी सिस्टम, सबको पता है 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं के थ्रू हम वातावरण से सूचनाओं को जो है इकट्ठा करते हैं और फिर उन सूचनाओं को अपने अनुभवों के आधार पर अर्थ प्रदान करते हैं, जो कि प्रत्यक्षीकरण कहलाता है ना। और अर्थ प्रदान आप तभी करोगे जब अटेंशन होगी। तो अटेंशन, सेंसेशन और परसेप्शन, ये तीनों आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग रेफर्स टू हाउ द नर्वस सिस्टम, ये प्रोसेसिंग ये रेफर करती है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किस तरह से संदेश जो है वो प्राप्त करता है, व्याख्या करता है और फिर उसको हमारे मोटर और व्यवहार प्रतिक्रियाओं में बदल देता है। बात समझ में आ रही है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग मतलब कनेक्शन कहाँ हुआ, सीधे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम किस तरह से चीजों को रिसीव कर रहा है, फिर सेंसेस के थ्रू वो हमारे तक भेज रहा है, हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और फिर हम उसको व्यवहार में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कहलाता है आपका सेंसरी प्रोसेसर। और ये ऑटिज्म में बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत होती है देखने की, और ये दिखती है ये सारी चीजें उनमें। ठीक है, फॉर पीपल विथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डजंट organize sensory information into appropriate responses, instead it interprets this information differently। ठीक है, तो ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को अलग तरीके से जो है वो इंटरप्रेट जो है वो करते हैं। इनमें ये सेंसरी प्रोसेसिंग की डिफिकल्टीज होती है पूरे लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो है वो सेंसेस के थ्रू आ रही है, चाहे उसको इंटरप्रेट करना है, चाहे उसको बॉडी और व्यवहार के माध्यम से जो है वो कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों इनमें प्रोसेस में उनकी जो है प्रॉब्लम होती है, और इसी को ही सेंसरी प्रोसेस से डिफिकल्टीज जो है वो कहते हैं। तो when someone struggles to process and act upon information receiving through senses, यदि किसी को सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो चैलेंजेस में अराइज इन द परफॉर्मिंग एवरीडे टास्क। तो ऑफ कोर्स यदि हमें कुछ देखने में, सुनने में, किसी भी तरह से सूंघने में, जितनी भी हमारी सेंसेस, उनके जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उनमें किसी भी तरह की यदि डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, तो ऑफ कोर्स हम जो है और ये बाधा किससे कनेक्ट होगी, ऑफ कोर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होगी। तो यदि वो सेंसेस के थ्रू प्रॉपर वे में नहीं पहुंच रही है, तो हम उसको जो है वो परसीव नहीं कर पाएंगे, और जो है हम क्या नहीं कर पाएंगे गाइस, हम उसको एवरीडे में परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारी वो एवरीडे लाइफ को जो है वो अफेक्ट करेगी। तो ये जो है एग्जांपल है, दे में हैव डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग देयर अटेंशन और विद ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स, दे में ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज देयर बिहेवियर एंड एंग्जाइटी। है ना, आप देखते हैं बच्चे खड़े खड़े हिलते रहना, आंखों को झपकाते रहना, एक ही चीज की तरफ टकटकी लगा करके देखते रहना,
चेंज उनको पसंद नहीं होता है। तो किस तरह की जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है, ग्रॉस और फाइन मोटर से रिलेटेड स्किल्स है, उनमें इनको जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने के लिए मिलती है। आगे मूव करते हैं गाइस। लास्ट आपका टॉपिक है ये, आपके तीनों ही डिसेबिलिटी के प्रति आपको देखना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही डिसेबिलिटी का रखा है, आईडी का, कि मिथक, मिथक का मतलब क्या होता है, गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन के नाम से आप जिसे जानते हैं। आपके केस हिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है। ये आपका एक पॉइंट आपका पूछ सकता है, पिछली बार 2 नंबर में उसने पूछा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो है मिथ क्या है, मतलब गलत धारणाएं जो है वो क्या क्या है, मतलब गलत सोच, गलत एटीट्यूड सोसाइटी का क्या है। तो ये 3-4 मैंने आपके सामने रखे गए। एनआईएमएच ने इसकी पूरी एक चेकलिस्ट बना रखी है 30 मिसकंसेप्शंस की। इन फ्यूचर कभी हुआ तो मैं इसका सेशन जो है वो बनाऊंगी, और आप खुद भी इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। हम लोग जनरली क्या क्या बोलते हैं कि मानसिक मंदता क्यों हुई है, ये सोसाइटी में प्रिवलेंट होते हैं कि ये उनके बुरे कर्मों का फल है, ये एक दूसरे के साथ फैल जाती है ये प्रॉब्लम, है ना। यदि हम मानसिक मंद बच्चे के साथ में हमारा बच्चा खेलेगा तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, कंटेंजियस है। और हेरेडिटरी का प्रॉब्लम है, यदि पेरेंट्स ऐसे हैं तो बच्चा भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन वो कितने परसेंट ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये चीजें हैं। और जादू टोने से या रिलीजियस जो हमारे बिलीफ हैं, कहीं पे जाकर के माथा टेकने से, कहीं नहाने से, कहीं तिलक लगाने से ये चीज जो है वो ठीक हो सकती है। दवाइयों से ठीक हो सकता है ना। शादी कर देंगे तो मेंटल रिटार्डेशन ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे मिथक है ऐसे, 30 मैंने आपको बताया, एनआईएमएच ने इसके बनाया। तो ये है गलत धारणा है। तो यदि गाइस ये आपके मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रखे हैं, यदि इसी तरह का आपका ऑटिज्म का आ जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी का आ जाता है, तो आपको उनके भी जो है वो ध्यान में रखने हैं। अगर आपके पास समय हो तो उनके आप एक बार देख करके 2-2 3-3 मिथक सबके रखिएगा। ठीक है। जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बोलो तो जनरली माना जाता है लर्निंग डिसेबल वाले जो बच्चे हैं वो भी मानसिक मंद होते हैं, वो बहुत आलसी होते हैं, वो कभी कुछ नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, उन्हें भी स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए, एंड सो मैनी मिथक। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है आपके गलत धारणा है। मिथक का मतलब होता है मिथ्स, गलत धारणा है। तो वो चीजें जो है, मतलब जो गलत सोच है। ठीक है। तो जबकि रियलिटी उससे कुछ अलग होती है। तो गाइस आज का ये सेशन था पार्ट 2। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हेल्प करेगा। अगेन सॉरी, बिकॉज मैं भी अंडर ड्यूटी हूँ गाइस। तो लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो गई तो मुझे ये सेशंस गाइस बनाने पड़े। और आई होप कि आपको ये मैक्सिमम मदद करने वाले हैं। बहुत बेनिफिट गाइस इनका उठाइएगा, जितना भी आपके पास में लास्ट मोमेंट तक टाइम है। इनको 2-3 बार आप सुन लीजिए, अब लिखने पढ़ने का, नोट्स बनाने का समय नहीं है। अब इनको बस आप सुन लीजिए, बार बार सुन लीजिए, 2 बार 3 बार जितनी भी बार सुन सकते हैं, दोनों सेशन सुन लीजिएगा। इस मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको कवर अप इन दोनों पार्ट्स में जो है वो होने जा रहे हैं। समय बहुत कम था गाइस इस पेपर के लिए, तो इसको मैं इसी वे में ला पाई हूँ। लेकिन विश्वास रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपकमिंग जो पेपर्स है उनके लिए हमें पूरा 1 वीक मिल रहा है, उनको हम लोग काफी डिटेल में यूनिट वाइज में आपको करवाने का कोशिश कोशिश की जो है वो करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम गाइस। और अपना बेस्ट करके आना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए गाइस। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, और बहुत अच्छे से आप इस पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और शाम को आकर के अपने कमेंट जरूर बताना है कि किस तरह का आपका पेपर हुआ गाइस। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया कीजिए गाइस। ये ना केवल मोटिवेशन देते हैं, आगे के सेशंस बनाने में भी मदद करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और यदि आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी फ्रेंड को या आपके किसी ग्रुप को इसके बारे में नहीं पता है, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, ताकि उन्हें भी मदद जो है वो ये करेंगे। बिल्कुल फ्री है गाइस, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लग रहा है। कि आप अपना इसके थ्रू जो है वो आपकी मदद, आप जो है वो मदद अपने फ्रेंड्स की भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।